संपूर्ण संविधान कवर करने वाले हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हम देखेंगे। यहाँ पर हम जितने भी भाग हैं उसे भी कवर करेंगे, अनुसूचियाँ भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अभी तक 106 बार संशोधन हो चुका है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम ये पूरी वीडियो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। जैसे अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून हैं, जैसे देश में सिविल कानून है, क्रिमिनल लॉज है ना, तो उनका जो प्रावधान है वह संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक है। मतलब जितने भी है जो कानून वगैरह भी जो बनते हैं ना, वो भी संविधान के दायरे में ही बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है हम कुछ इस प्रकार से कवर करेंगे, भागों के साथ कवर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखते जाएंगे कि इन भागों के अंदर कितने कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है। जो भाग पहला वाला है, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद पहले में लिखा हुआ है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद दूसरे में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं या फिर उनकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद दूसरे का जो क है इसे निरस्त कर दिया गया है। जहां यहाँ निरस्त लिखा हुआ है मतलब इसे हटा दिया गया है, इसका लोप हो चुका है। ठीक है। अनुच्छेद तीसरे में लिखा है नए राज्यों का निर्माण हो सकता है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद तीसरे में क्या लिखा है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का प्रावधान है। अब भाग दूसरे में आपको नागरिकता से संबंधित पढ़ने के लिए मिलता है। भाग दूसरा किससे संबंधित है, नागरिकता से। अनुच्छेद 5वां कहता है कि संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 6, इसमें पाकिस्तान से भारत की प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उपद्रव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छता से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, इसके बारे में प्रावधान है। मतलब दूसरे देश की अगर वो नागरिकता ले लेते हैं तो भारत देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना लिखा हुआ है कि कब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकों के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, है ना, इसके बारे में प्रावधान है। अब देखिए, भाग 3 में मूल अधिकार लिखे हुए, जिसमें अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, परिभाषा दे रखी है। देखिए, परिभाषा का अर्थ क्या होता है, मतलब यहाँ पर मूल अधिकार से संबंधित या फिर राज्य शब्द को किस तरह से परिभाषित किया जाता है भाग तीसरे में, है ना। भाग तीसरे में राज्य शब्द अगर आता है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, ये इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां लिखी हुई हैं। अब देखिए, इसमें भी मूल अधिकार में और कितने अधिकार आते हैं उसे भी कवर कर लेते हैं। इसमें समता का अधिकार आता है, मतलब अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी एक हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, जो अंग्रेजों वगैरह उपाधियां दिया करते थे उनका अंत किया गया है इसमें। देखिए, स्वातंत्र्य अधिकार, इसके बारे में देखिए अनुच्छेद 19 में लिखा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 20 में लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का क है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 के क में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी अधिकार है। अनुच्छेद 23 में लिखा है मानव की दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है इसमें।
अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना है कारखाने या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर जान की जोखिम हो, ऐसा खतरा, जान के खतरा हो, है ना। और मानव की दुर्व्यापार या फिर ज़बरदस्ती काम करवाने से संबंधित यहाँ पर मनाही है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अब देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब भारत देश में किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है बिना रोक टोक के। यह अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 28 के आधार पर ही हमारे भारत देश में गुरुकुल चलते हैं, मदरसा चलती है और क्रिश्चियन के स्कूल होते हैं। बहुत सारे धर्मों के जो अलग अलग स्कूल होते हैं जहाँ पर धर्म से संबंधित पढ़ाया जाता है ना। तो ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ कि ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा अनुच्छेद 28 में ही प्रावधान है, हमारे संविधान में ही ऐसा प्रावधान है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, ठीक है। अब देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के पास भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 के क में क्या लिखा है? संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का जो ख है इसमें लिखा है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 का जो ग है इसमें लिखा है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का जो ग है इसमें लिखा है राष्ट्रीय विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 32 से लेकर के यहाँ पर आगे देख लेते हैं 35 तक, ठीक है। इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में लिखा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 32 का जो क है इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन है, ठीक है। अनुच्छेद 35 में लिखा है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अब देखिए भाग 4 में क्या लिखा है? राज्य की नीति की निर्देशक तत्व आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं भाग 4 में। अनुच्छेद 36 में इसमें लिखा है परिभाषा, यह परिभाषित करता है कि निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य क्या है। इसमें परिभाषा दे रखी है राज्य की, है ना, कि निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। चलिए अनुच्छेद 37 को देखिएगा, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 48 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक अवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का क में लिखा है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, ठीक है। समान न्याय मिलेगा और निशुल्क होगा यह। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का जो क है इसमें लिखा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है।
अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। ठीक है, ये अनिवार्य है, तो जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए निशुल्क होगा, फ्री एजुकेशन है, और ये चीज़ अनिवार्य की गई है कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ऐसा कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 45 में लिखा है, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है कि जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। अब देखिए अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का जो क है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, इसके बारे में प्रावधान है। अब देखिए भाग 4 का जो क है, भाग 4 तो हमने पढ़ लिया, भाग 4 का जो क है इसमें मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 51 का जो क है इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया इसे। इसमें मूल कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? मूल कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए भाग 5 को हम पढ़ेंगे। भाग 4 का क हमने देख लिया, मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है। इसका पहला अध्याय देखेंगे हम। ठीक है, इसमें कुछ अध्याय हैं, इस तरह से बांटा गया है ताकि पढ़ने में सिंपल हो जाए। पहले अध्याय में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं, साथ में और भी बहुत कुछ आता है, आगे हम कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 52 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इस बारे में कुछ अहर्ताएं लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने समय तक ये पद पर बने रहेंगे, लिखा हुआ है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि है, और 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि वापस अगर बनना चाहता है तो क्या पात्र होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये वापस राष्ट्रपति बन सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, ये मतलब राष्ट्रपति की उम्र क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से संसद का मेंबर होना चाहिए, संसद के किस सदन का मेंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, संसद हमारा 3 चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, 3 अंग है इसके, कौन कौन है? संसद के 3 अंग हैं, जैसे लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और मेन जो है राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा संसद। क्या होता है इसमें? कोई भी बिल आता है, कोई भी कानून बनाना होता है तो संविधान के अंतर्गत ही बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कानून बना दो, कोई भी ऐसा कानून बना दो जो हमारे संविधान के विपरीत हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी कानून आता है वो संविधान के अंदर ही बनेगा, और वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति का मुहर लगेगा। ठीक है, वो सील लगाएंगे, उस पर साइन करेंगे, तब जाकर वो कानून बनेगा और हमारे देश में लागू होगा। ठीक है, ये काम होता है संसद का, कानून बना करके लागू करता है वो। अब देखिए अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं इसमें। अनुच्छेद 60 में आपको राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। मतलब महाभियोग का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, तो कैसे हटाया जाएगा, ये कुछ प्रोसेस लिखी हुई है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि लिखी हुई है। ठीक है, 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति इस पद पर रह सकता है अगर राष्ट्रपति नहीं है तो। अब देखिए अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा, ये क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। नाम से उपराष्ट्रपति है, लेकिन एक्चुअली में ये होता कौन है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे स्पीकर होता है ना लोकसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वैसे ही राज्यसभा का अध्यक्ष कहें आप, या फिर राज्यसभा का जो मेन होता है वहां पर
जो स्पीकर जैसे ही काम करते हैं वहाँ पे, वो होता है पदेन सभापति, वहाँ पर वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 65 देखिए, इसमें राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना कृत्यों का निर्वहन है। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर थोड़े समय के लिए बैठ सकता है, जब तक राष्ट्रपति ना चुने जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वैसे 6 महीने का ही समय रहता है इनके पास। अब देखिए अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 68 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति के बारे में निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अब कौन होगा यहाँ पर, इसके बारे में लिखा है। चलिए, अनुच्छेद 69 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा और दिलाएंगे तो उसमें उन्हें क्या रीड करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये चीज़ें इसमें लिखी हैं। अनुच्छेद 70 में क्या लिखा है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद का विषय लिखा है ना, संसद का विषय है इसमें। अनुच्छेद 72 में समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है, अगर कोई समय याचना के लिए पत्र वगैरह लिखता है ना राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी की सजा को कम कर दे या फिर पूरी तरह से समाप्त कर दे, ऐसा कुछ इस तरह की पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अब देखिए इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, अध्याय पहले ही चल रहा है, अभी इसमें हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है। और इसी मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका प्रधान कहलाता है प्रधानमंत्री हमारे देश का। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, इसकी सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए ये ऐसा करते हैं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध लिखे हुए हैं। अब देखिए भारत का महान्यायवादी कौन होता है, अनुच्छेद 76 में क्या लिखा है, भारत का महान्यायवादी ये कौन होता है, ये एक्चुअली वकील होता है, सरकार का वकील होता है, उसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है, जो हमारी संसद है उसका ये वकील होगा, है ना। राज्यों का जो होता है वो राज्य सरकार का जो होता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं, लेकिन जो केंद्र का जो होता है उसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी, है ना। ये दोनों में फर्क है। अब देखिए सरकारी कार्य का संचालन, ऐसे हम पढ़ेंगे सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में लिखा है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में लिखा है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे। अब देखिए इसका अध्याय दूसरा हम पढ़ते हैं, इसमें संसद के बारे में लिखा हुआ है, संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संसद का गठन किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 80 में लिखा है कि राज्यसभा की संरचना होगी। अनुच्छेद 81 में लिखा है लोकसभा की संरचना होगी। ठीक है, संसद के 2 सदन है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। ठीक है, 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं। अब अंग अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें राष्ट्रपति को भी आप ऐड कर देना। ठीक है, इसमें आप राष्ट्रपति को ऐड कर देंगे तो ये संसद के अंग कहलाएंगे। सदन कौन से हो गए, राज्यसभा लोकसभा। चलिए अनुच्छेद 82 का देखिएगा, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होगा इसमें। अनुच्छेद 83 में लिखा है, संसद के सदनों की अवधि किस प्रकार होगी। अनुच्छेद 84 में संसद की सहायता के लिए अर्हताएं लिखी हुई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन किस प्रकार होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 87 में लिखा है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में प्रावधान है। अब देखिए संसद के अधिकारी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संसद के अधिकारी में क्या आएगा,
अनुच्छेद यहाँ पर 89 कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, है ना। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने पर या फिर पदत्याग और पद से हटाए जाने की स्थिति किस प्रकार की होगी। अनुच्छेद 91 में लिखा है सभापति के पद की कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होने की स्थिति किस प्रकार की होगी, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त है, पद त्याग दिया है, पद से हटाया गया है तो फिर क्या होगी स्थिति, ठीक है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, इसके बारे में प्रावधान है, ठीक है। इनके बारे में प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा। सभापति कहाँ होते हैं, राज्यसभा में, ठीक है। तो यहाँ राज्यसभा के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब यही चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष वर्ड अगर आप पढ़ते हैं तो यह आ जाता है हमारा कहाँ पर, लोकसभा में आ जाता है। यही फर्क है, सभापति वगैरह आप कहाँ पढ़ेंगे, राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय किस प्रकार से होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अब देखिए इसमें कार्य संचयन के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 99 क्या कहते हैं, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब इनको कौन कौन शपथ दिलाएगा और किस तरह से प्रतिज्ञा लेंगे, इसके बारे में लिखा है। अनुच्छेद 100 में लिखा है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में। अब देखिए सदस्यों की निहरताएं, अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होने के बारे में है कि अगर नहीं है सदस्य वगैरह एब्सेंट हो गए या फिर हट गए या फिर किसी की मृत्यु हो गई तो इस बीच में क्या प्रावधान है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निहरताएं, क्या सदस्य अगर बने हुए हैं ये लोकसभा या राज्यसभा के या फिर किसी भी चीज़ के अगर मेंबर हैं तो क्या अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक है लिखे। और अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निहिर्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सशक्ति के बारे में प्रावधान है। और देखिए इसमें संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में लिखा हुआ है कि इनको वेतन और भत्ता किस प्रकार से दिया जाएगा। अब देखिए विधायक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 107 क्या कहते हैं, विधायकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में कुछ उपबंध है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, ठीक है। और कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है, संयुक्त बैठक वही करवाता है। तो अनुच्छेद 108 तो महत्वपूर्ण है, कई बार वैसे पूछा जा चुका है, वैसे सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार आ गया एग्जाम में। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 113 में लिखा हुआ है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यायुदान और उपवादानुदान है, इसके बारे में प्रक्रियाएं लिखी हुई है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। देखिए साधारण दिया प्रक्रिया, अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के कुछ नियम लिखे हैं। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम के बारे में प्रावधान है।
अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने के बारे में लिखा है। ठीक है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने के बारे में प्रावधान है। अब देखिए इसका दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की विधियां शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं इसका तीसरे अध्याय में। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब ये अध्यादेश जारी कर सकता है जब बीच में अगर कोई सत्र वगैरह नहीं चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ना। देखिए अध्याय 4 इसका क्या कहता है, संघ की न्यायपालिका के बारे में लिखा है इसके अध्याय 4 में। अनुच्छेद 124 में लिखा है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में लिखा है। उच्चतम न्यायालय की है ना, या सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार होगी इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता के बारे में। अनुच्छेद 131 के क में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिकता के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 134 के क में क्या लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 138 की तरफ। देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता की वृद्धि के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 139 में कुछ रेट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का जो क है इसमें कुछ मामलों का अंतरण है। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबादक होना है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 143 में इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक कार्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता के कार्य किया जाना है। ठीक है, अनुच्छेद 144 का जो क है इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 145 जो है इसमें न्यायालय के नियम लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारों और सेवक तथा व्यय के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 147 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, अध्याय 5 में देखते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा हुआ है। इसमें अनुच्छेद जो 148 है इसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 149 है इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 191 में सन परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 6, इसमें हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला अध्याय इसे कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 152 में परिभाषा दे रखी है। ठीक है, इसमें राज्यों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है।
इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शाखाएं शामिल है। राज्य के गठन में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भाग 6 है इसमें अब हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हमने केंद्र के बारे में पढ़ा था, अब राज्य के बारे में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से आप रिलेट करेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा अध्याय है, इसमें अनुच्छेद 153 में हम पढ़ेंगे राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल कौन होते हैं इसके बारे में प्रावधान लिखे हैं। अनुच्छेद 154 में लिखा है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी लिखा है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ा था वैसे राज्यपाल के पास भी पावर्स होती है। ठीक है, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं अब इसमें अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद है। कहाँ है, अब ये ध्यान से समझिएगा। राज्य में विधानमंडल होता है ना। देखिए राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। इसमें इसके दो सदन हैं। कौन कौन से हो गए यहाँ पर, विधानसभा हो गई इसमें, ठीक है, और दूसरा हो गया विधान परिषद। विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। खैर जो विधान परिषद ये हर राज्य में तो नहीं होती, कुछ कुछ राज्यों में अपने हिसाब से बना के रखते हैं। ठीक है, या फिर भंग भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, है ना। जो विधानमंडल है इसमें ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद हो, लेकिन हाँ विधानसभा इसमें होती है। और एक और व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो इन सब से मिलके बनता है, राज्यपाल से मिलके बनता है, विधान सभा से मिलके बनता है, और विधान परिषद से मिलके क्या बनता है, विधान मंडल बनता है किसी भी राज्य में। और यहाँ का जो नेता होता है, विधानसभा हो गया, विधान परिषद का जो नेता हो गया, वो कौन कहलाता है, वो होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, उस राज्य के क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। आप किसी एक चीज को पढ़ लें, आप या तो संसद को पढ़ लें अच्छी तरह से, या फिर आप राज्य के विधानमंडल को आप पढ़ लें अच्छी तरह से। दोनों को अगर आप पढ़ लेते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा, या किसी एक को भी पढ़ लोगे तो उसको आप इससे रिलेट करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा आपको समझना होगा अच्छी तरह से। अब देखिए अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध लिखे हुए हैं। अब देखिए राज्य का महाधिवक्ता हो गया यहाँ पर, वहां पे केंद्र में कौन था, महान्यायवादी था, वो भारत का महान्यायवादी था। अब यहाँ पर राज्य में कौन होता है, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में लिखा है। ये कौन होता है, राज्य सरकार का वकील होता है। ये कौन होता है, राज्य सरकार का वकील होता है। देखिए सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के लिए कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब देखिए अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल लिखा हुआ है। विधानमंडल जिसे अभी हमने पढ़ा, विधानमंडल कैसे बनेगा, अनुच्छेद 168 क्या कहते हैं, राज्यों में विधानमंडलों का गठन होना चाहिए। राज्यों में क्या है, सभी जगह पे विधानमंडल है। अब अनुच्छेद 169 कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो विधान परिषद है उसको बनाना है या नहीं बनाना है, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में है ना। यही हमने पढ़ा था कि जो विधानमंडल होती है राज्य में वो कैसे बनती है, वो विधान परिषद से बनती है और विधानसभा से बनती है, और साथ में एक और व्यक्ति होते हैं, वो होता है राज्यपाल। ठीक है, इन सब से मिलकर के विधानमंडल बनता है। अनुच्छेद 171 में लिखा है विधान परिषदों की संरचना के बारे में। ये डिपेंड करता है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद पहले से तो उसको भंग भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि के बारे में लिखा है। अनुच्छेद नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 173, इसमें राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन तो क्या, खैर पढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं है, नेता आप बन सकते हैं आराम से, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए क्या होना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए लिखिए, मतलब उम्र क्या होनी चाहिए
और वो पागल है या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं। ठीक है, अगर पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो नहीं बन सकता है। और भारत देश का नागरिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हर टाइम लिखी गई हैं इसमें। हाँ, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है लेकिन। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार लिखा है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग अगर वो देते हैं और पद से अगर हटाए जाते हैं तो इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधारा है तब उसका पीठासीन न होने की स्थिति में क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने या फिर पद त्याग या फिर पद से अगर हटाए गए हैं तो इस समय क्या कैसे सिचुएशन होगी और कौन फिर इसके पद पर आएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधारीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए, कार्य संचालन यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में लिखा है कि कार्य किस तरह से चलेगा। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में लिखा है। मतलब कि कितने व्यक्ति मौजूद है नहीं है और कितने व्यक्ति होंगे तभी संसद में कार्रवाई होगी आगे या फिर वाद विवाद होगा, इस बारे में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सदस्यों की निहरताओं के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना, अगर स्थान खाली है तो फिर क्या होगा। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निहरताएं लिखी। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 193 में क्या लिखा। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरहित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासकती के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए, राज्य के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 194 में क्या लिखा है। विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्य और समितियों की शक्ति, विशेष अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में लिखा है। विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 196 कहता है विधायकों के पुनस्थान और पारित किए जाने के संबंध में कुछ उपबंध है। अनुच्छेद 197 में कहा गया है धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निबंधन। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है। अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति दे रखी। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए, वित्तीय विषयों के बारे में इसके संबंध में कुछ प्रक्रिया है वित्तीय विषयों के बारे में। अनुच्छेद 202 के कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में लिखा हुआ है।
अनुच्छेद 207 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध लिखे हुए हैं। देखिए साधारणतया प्रक्रिया, अनुच्छेद 208 क्या कहते हैं, प्रक्रिया के कुछ नियम है यहाँ पर। अनुच्छेद 209 कहता है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, विधानमंडल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा ये लिखा हुआ है कहाँ, अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अब देखिए इसके अध्याय 4 में क्या लिखा है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 213 कहता है विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है, प्रख्यापित करने की, मतलब ये भी अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। कब, जब विधानमंडल का कोई सत्र वगैरह नहीं चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या मतलब कि ये खुद से एक कानून बना सकता है, उसे जारी कर सकता है, वो 6 महीने तक ही लागू रहता है, उसके बाद ना उसे पास करवाना होता है विधानमंडल में। चलिए अब देखिए अध्याय 5 में क्या लिखा है, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में लिखा है। उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय अगर लिखा है तो वो होगा हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में लिखा है। राज्यों में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अभी कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 है। कितने हैं, 25 है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें लिखी हुई है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय अगर कोई आदेश वगैरह जारी करता है ना तो उसे उच्च न्यायालय को मानना पड़ता है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में लिखा है कि उच्च न्यायालय को कौन शपथ दिलाएगा और किस प्रकार से क्या प्रोसेस होगी ये लिखा। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में लिखा है कि इनको वेतन कहाँ से मिलेगा और किस प्रकार से दिया गया जाएगा और क्या क्या इनको सुविधाएं दी जाएंगी। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाना। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार होगी इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 224 का जो क है यह कहता है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, ठीक है। रिट कौन कौन निकाल सकता है, देखिए रिट निकालने की जो पावर है वो उच्चतम न्यायालय के पास भी है, उच्च न्यायालय के भी पास है, ठीक है। 5 तरह की रिट होती है, बहुत ही डिटेल में समझा है। वैसे जितनी अभी आप अनुच्छेद वगैरह पढ़ रहे हैं ना ये एक एक मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। पहले ही एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी संविधान की अलग से, उसमें पहले ही मैं बहुत कुछ डिटेल में आपको पढ़ा चुकी। आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फटाफट हम कवर कर रहे हैं, एक एक लाइन में कवर कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 226 के इसको तो हटा दिया गया है, लोप कर दिया गया इसका। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय के पास पावर है, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय की को अंतरण के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 228 का इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में लिखा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो एक ही उच्च न्यायालय को साझा करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अध्याय 6 क्या कहता है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 223 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 223 का जो है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण के बारे में लिखा है। अनुच्छेद नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 236 में निर्वाचन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना है।
अब भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य में लिखा है, इसमें क्या अनुच्छेद 238 जो है इसे हटा दिया गया है। अब भाग 8 में हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 39 का जो क है इसमें कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन है। अनुच्छेद 239 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 का क में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। देखिए अनुच्छेद 239 का जो ख है इसमें विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासनिक शक्ति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया। अब भाग 9 में हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। इसका भाग 9 में हम क्या पढ़ते हैं, पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दे रखी है किसके बारे में, इसमें नगर पालिका ग्राम पंचायत की व्यवस्था के लिए देश के नागरिकों के अधिकारों का विवरण दे रखा है। ठीक है, इसमें परिभाषाएं दे रखी है। अनुच्छेद 243 के क में क्या है, इसमें अनुच्छेद 243 के क में लिखा है ग्राम सभा के बारे में। अनुच्छेद 243 के ख में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 के ग में पंचायतों की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 243 के घ में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 के ड में पंचायतों की अवधि की बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 243 के च में सदस्य के लिए निहर्ताओं के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 243 के छ में पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 243 के ज में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 243 के झ में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 243 के ण में पंचायतों के लेखाओं के संपरीक्षण। अनुच्छेद 243 के ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 के ट में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। अनुच्छेद 243 के ड में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना है। अनुच्छेद 243 के द में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना है। अनुच्छेद 243 के ण में निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। भाग 9 का क देखिए, इसमें हम नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 243 के त में परिभाषाएं दे रखी है समिति के बारे में, जिला के बारे में, महानगर क्षेत्र के बारे में, नगर पालिका क्षेत्र के बारे में, नगर पालिका पंचायत जनसंख्या की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 243 के च में नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 के द में नगर पालिकाओं की संरचना है। अनुच्छेद 243 के थ में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना है। अनुच्छेद 243 के न में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 के प में नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 243 के फ में सदस्य के लिए निहरताएं हैं। अनुच्छेद 243 के ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 243 के भ में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों के बारे में। अनुच्छेद 243 के म में वित्त आयोग के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 243 के य में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है। अनुच्छेद 243 के य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 के य ख में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना है। अनुच्छेद 243 के य ग में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना है। अनुच्छेद 243 के य घ में जिला योजना के लिए समिति बनाने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के य में महानगर योजना के लिए समिति है। अनुच्छेद 243 के य च में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना है। अनुच्छेद 244 के य छ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अब देखिए भाग 10 में हम अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 244 के क में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन है।
अब देखिए भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध है लिखा हुआ है। इसका अध्याय 1 पढ़ते हैं हम, विधायी संबंधी। इसमें विधायी शक्तियों का वितरण है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु के बारे में लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को उपबंध करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, कुछ और न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद के पास पावर है। अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद के पास पावर है। अनुच्छेद 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना है। ठीक है, अब इसका अगला अध्याय देखिएगा, दूसरा अध्याय है इसका। ठीक है, दूसरा अध्याय है, इसमें प्रशासनिक संबंध लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 257 का जो क है, इसमें संघ के सशक्त बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्य की सहायताएं लिखी हैं। सहायता। अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति हुई। अनुच्छेद 258 का जो क है, इसमें संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 259 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर की राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में लिखा है। अब देखिए जल संबंधी विवाद के बारे में अनुच्छेद 262 में हम पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय नदियां या नदी नाले वगैरह हैं, इसमें जल संबंधी विवादों का न्यायनीकरण। ठीक है, देखिए राज्यों के बीच में समन्वय, इसमें अनुच्छेद 263 में क्या लिखा हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कुछ उपबंध है। अब भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका पहला अध्याय देख लेते हैं, वित्त। इसमें अनुच्छेद 264 में निर्वचन के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों या अधिरोपण न किया जाने के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 268 के क में संघ द्वारा अधिगृहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर है। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा अधिगृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर है। अनुच्छेद 270 में अधिगृहित कर और उनके संघ तथा राज्यों के बीच में वितरण लिखा हुआ है। देखिए अब 271 वाला जो अनुच्छेद है, इसमें कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 272, इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 273 जो है, इसे जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान का पर अनुदान है। ठीक है, स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित विरुद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा है।
अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, ऐसा लिखा है। ठीक है। अनुच्छेद 276 में वृत्तियां, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर है। अनुच्छेद 277 में व्यववृत्ति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 278 में इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 279 जो है इसमें शुद्ध आगमन आदि की गणना है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के सिफारिशों के बारे में लिखा हुआ है। प्राकीर्ण वित्तीय उपबंध के बारे में देखिएगा। अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 283 में संचित निधियां, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 284 में लोक सेवाओं और न्यायपालिकों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा है। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कारापान से छूट है। अनुच्छेद 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरूपण के बारे में निबंधन है। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों की छूटों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट मिलेगी। अनुच्छेद 289 में राज्यों की संपत्ति और आय की संघ के कराधान से छूट है। अनुच्छेद 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन है। अनुच्छेद 290 का क है, उसमें कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 291 जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। अध्याय दूसरा इसका देखिएगा, उधार लेना। अनुच्छेद 292 में क्या लिखा हुआ है? 92 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार उधार भी ले सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। राज्य भी उधार लेते हैं, भारत सरकार भी उधार लेती है। अभी भारत सरकार पर कितना कर्ज है क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अध्याय तीसरे में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार है। अनुच्छेद 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार है। ठीक है, सेम है। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर कुछ दशाओं लिखा है और यहाँ पर अन्य दशाओं में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 296। इसमें क्या लिखा है? राजगामी या वैभवगत या स्वामीहीन होने से प्रबुद्ध संपत्ति के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 297। इसमें राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संबंधित स्रोतों का संघ में निहित होना है। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 299 में संविदाएं हैं। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियां हैं। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। इसमें अब देखिए अनुच्छेद 300 का क है, अलग से जोड़ा गया ना, संपत्ति के अधिकार को यहाँ जोड़ा गया। पहले ये यानी था ये मौलिक अधिकार में आया करता था। इसमें देखिए 300 का जो क है, इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये अधिकार। देखिए भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 301 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 302 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद के पास पावर है। अनुच्छेद 303 कहता है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निबंधन है। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन है। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियाई और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यववृत्ति है। अनुच्छेद 306 जो है इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अब देखिए भाग 14 क्या कहता है? इसमें संघ और राज्यों के अधीन कुछ सेवाएं हैं। अध्याय 1 कहता है सेवाएं। अनुच्छेद 308 कहता है ये है निर्वाचन के बारे में। ठीक है, निर्वाचन। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदयुक्त किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया है। अनुच्छेद 312 का जो है कुछ सेवाओं के
अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद के पास पावर है। ठीक है। अनुच्छेद 313 कहते हैं संक्रमणीय कालीन उपबंध के बारे में। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 314 हटा दिया गया है। उसके बाद इसका अध्याय दूसरा पढ़ते हैं, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 315 कहते हैं संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 316 में राज्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में लिखा है। सदस्यों की नियुक्ति है ना, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों की प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान है। देखिए भाग 14 का क, इसमें अधिकरण लिखा हुआ है। अनुच्छेद 223 का क, इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है। अनुच्छेद 323 का जो ख है, इसमें अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। अब भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए इसका अनुच्छेद 324 क्या कहता है, निर्वाचन की अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 कहता है धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 326 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद के पास पावर है। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्जन है। अनुच्छेद 329 का जो क है इसे हटा दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, ये कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, वैसे से हटा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 332 जो है, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसे भी हटा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 334, इसमें स्थानों के आरक्षण में विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। देखिएगा अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के बारे में आयोग है, इसका आयोग है ना। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं में के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। अनुच्छेद 341 इसमें अनुसूचित जातियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। इसमें अध्याय 1 पढ़ते हैं हम, संघ की राजभाषा के बारे में। देखिए अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोगों संसद की समिति के बारे में लिखा है। अध्याय दूसरे में हम प्रादेशिक भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिक की राजभाषा क्या होगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या की किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट देखिएगा अध्याय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। इसमें कौन सी भाषा यूज होगी, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद
348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में लिखा है। ठीक है, वैसे इसमें नॉर्मल भाषा इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट अध्याय 4, इसमें विशेष निदेशक पढ़ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 350 कहते हैं व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 350 का क, ये कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 350 का ख कहता है भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दे रखे। अब देखिए भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में पढ़ते हैं। 352 अनुच्छेद कहता है आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 में बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के कारण राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में क्या उपबंध है। अनुच्छेद 357 में लिखा गया कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 से इसके उपबंधों का निलंबन किया जाएगा, आपात के दौरान हटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन है। देखिए अगर आपात आएगा ना तो बहुत सारी पावर्स आपकी खुद छीन ली जाएंगी, है ना। अनुच्छेद 359 का जो क है इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 360 है, इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। देखिए भाग 19 में क्या है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। अनुच्छेद 362 यानी 61 ही चल रहा है अभी, 61 का क है, इसमें ख है, ऐसे बहुत है। देखिए अनुच्छेद 361 का जो क है इसमें संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण है। अनुच्छेद 361 का जो ख है इसमें लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरताएं हैं। अनुच्छेद 362 को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 363 में कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 363 का जो क है इसमें देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति है और निजी थैलियों का अंत है। अनुच्छेद 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 367 निर्वचन है। ठीक है, भाग 20 में संविधान का संशोधन लिखा गया है। भाग 20 महत्वपूर्ण है। इसका जो अनुच्छेद 368 है ना, अनुच्छेद 368 इसमें क्या लिखा है, संविधान का संशोधन करने की संसद के पास पावर है और क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो संविधान में संशोधन करना है या फिर संविधान को ही पूरा समाप्त करके नया संविधान भी अगर लाना है ना तो ये पावर संसद के पास होती है। किसके पास ये पावर है, संसद के पास ये पावर होती है, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 368 में। अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, 106 बार हुआ है। जो अभी नया नया हुआ है इसमें क्या है, महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो अभी वाला हुआ है 106वें नंबर का जो हुआ है, 106वें नंबर का संशोधन, इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, सीटें दी गई हैं संसद में। अब देखिएगा भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वी समवर्ती सूची के विषय हों। ठीक है, अनुच्छेद 370 इसे हटा दिया गया है, पूरी तरह से नहीं हटा है लेकिन हटा दिया गया है। ठीक है, इसके कुछ आर्टिकल्स हटाए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध लिखे हुए थे इसमें। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है।
उसके बाद है अनुच्छेद 372 का जो क है, इसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का जो ख है, इसमें असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का जो ग है, इसमें मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसे आप याद रखिएगा कि किस राज्य के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें क घ ग करके पूछा गया है, लेकिन 371 ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये क घ ग वाले नहीं ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्यों पूछे जाते हैं आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल हो जाता है याद करना इसलिए। अनुच्छेद 371 का जो घ है, इसमें आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का जो ड है, इसमें आंध्र प्रदेश की केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। अनुच्छेद 371 का जो च है, इसमें सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का जो छ है, इसमें मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का ज है, इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का जो झ है, इसमें गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है ना। ये सब प्रश्न आ चुके हैं, याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन, है ना। अनुच्छेद 372 का जो क है, इसमें विधायी का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 374 में फेडरल न्यायालयों के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालयों में या सब परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकरणों या अधिकारियों का कृत्य करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 376 को देखिएगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अब देखिए अनुच्छेद 377 में भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ उपबंध है। अनुच्छेद 378 का जो क है, इसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक, ठीक है, 79 से लेकर 91 तक ये निरस्त है, हटा दिए गए हैं। देखिए संविधान का 7वां संशोधन हुआ था अधिनियम कि 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा इसे लूप किया गया है, ठीक है। दिनांक क्या थी, 1/11/1956 से लूप किया गया, हटा दिया गया। देखिए अनुच्छेद 352 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो ये सारी चीज़ें बीच में से हटा दी गई हैं। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 392 कहता है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है, ठीक है, पावर से। भाग 22 क्या कहता है, इसमें संक्षिप्त नाम लिखे हैं, प्रारंभ लिखा है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम है, मतलब कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान। ये जो संविधान हम पढ़ रहे हैं क्या है, इसका पूरा नाम भारत का संविधान है। और भारत का नाम क्या लिखा गया है, जिस देश में हम रह रहे हैं इसे भारत कहते हैं अथवा इंडिया कहते हैं, ठीक है, इंडिया या भारत ये नाम रहेगा अपने देश का, ये लिखा हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है, ये प्रारंभ लिखा हुआ है, मतलब कि अनुच्छेद शुरू में तो इसमें कुछ ही अनुच्छेद को लागू किया गया था, लेकिन बाद में संपूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, है ना। शुरू में कब 26 नवंबर 1949 को भी लागू किया गया था, लेकिन कुछ संविधान लागू किए गए थे। 26 जनवरी 1950 का हमने वेट किया, उस दिन हमने पूरी तरह से संविधान को लागू किया, ठीक है। इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस कब बनता है, 26 नवंबर को बनता है ना, ये भी देखा होगा आपने। और देखिए अनुच्छेद 394 का जो है, इसमें हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 395 है, इसे हटा दिया गया है। इसमें ये हटाया गया है कि जो पहले का जो संविधान जो चला करता था ना पहले का, वो अब नहीं चलेगा भी, अब जो हमने बनाया है वो चलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें अनुसूचियाँ, पहली अनुसूची के बारे में अनुसूची पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची में आपको राज्य के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरे अनुसूची के भाग क ख में देखो, क में मिलता है राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध है, ख को हटा दिया गया है। ग में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति
के तथा राज्य की विधानसभा हो गया, इसका अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति के बारे में कुछ उपबंध है। ठीक है, लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा में सभापति, उपसभापति होगा। ठीक है, उसी तरह से राज्य की विधानसभा में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करिए, ये जो लोकसभा है ना, ये विधानसभा के जैसे ही आपको थोड़ा सा पढ़ोगे ना आप डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों जैसे कुछ एक जैसा ही है। ठीक है, इधर ये राज्यसभा और इधर विधान परिषद, ये भी बहुत कुछ एक जैसी लगेगी आपको। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना। भाग ख में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। भाग ण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, कौन किसे शपथ दिलाएगा, प्रतिज्ञा किस प्रकार से लेंगे। चौथी अनुसूची में हमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में पढ़ते हैं, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। भाग क में इसका भाग जो क है ये साधारण है, इसका ही भाग ख जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण करता है। भाग ग इसका अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। भाग ख जो है इसका अनुसूची का संशोधन करता है। ठीक है, छठी अनुसूची में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है। सातवीं अनुसूची में हम क्या पढ़ते हैं? सातवीं अनुसूची महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें सूचियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली सूची में संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची होती है, और दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, दोनों के विषय, दोनों किस किस पे कानून बनाएगी, तो वो कहलाता है समवर्ती सूची। इसका अर्थ क्या होता है कि संघ सूची के पास ना कुछ लिस्ट है कि वो किस किस पे कानून बनाएगी, राज्य सूची के पास लिस्ट है कि वो किस किस पे कानून बनाएगी, विवाह के ऊपर बनाएगी या शिक्षा के ऊपर बनाएगी, या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर पर बना सकती है, नहीं बना सकती, ऐसे विषय दे रखे हैं। और दोनों मिलकर किस पे कानून बना सकती है, ऐसे इस पे लिखा है। आगे है आठवीं अनुसूची, इसमें भाषाओं के बारे में लिखा है, ये महत्वपूर्ण है। 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। कितनी? 22 भाषाएं ना। भारत देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब राजभाषा है हिंदी। राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। अगर ऐसा हो ना, तो देखिए दिक्कत क्या है अपने भारत देश में, जितने राज्य आप देख रहे हैं ना, कि महाराष्ट्र से गुजरात अलग क्यों हुआ, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश क्यों अलग हुआ, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सब कभी एक हुआ करते थे, ये सब मतलब एक दूसरे से कैसे अलग हुए? तो रीज़न क्या है इनके पीछे? भाषा ही इनका रीज़न था। ठीक है, भाषा के आधार पर ही जब ये एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो अगर भारत देश में हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे तो लड़ाइयाँ हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी साउथ वाले पहले ही नाराज़ होते हैं कि हिंदी भाषा उन पर थोपी जाती है, इसलिए भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। भारत देश की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आप इसका यूज़ हर जगह कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कोर्ट जितने भी आदेश वगैरह जारी करते हैं ना, इंग्लिश में जारी करते हैं, हिंदी में नहीं करते, इंग्लिश में करते हैं। आप इसको खुद से आप फिर इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरताएं के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 10वीं दल बदल है, इसे याद रखें।